हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो मैं दे रही हूँ एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा चैनल है इस पर लगातार हमारे सारे पुराने वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। आप लोग के क्वेश्चंस भी हैं कि मैम ये सारे वीडियोस डिलीट क्या आप कर रहे हो, तो बता दूं कि मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं कर रही हूँ, ये सब ऑटोमेटिक चल रहे हैं एंड जो भी पुराने वीडियोस हैं वो लगातार डिलीट हो रहे हैं, इनफैक्ट नए में से भी कुछ हो रहे हैं। चैनल पर कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है पोर्टफोलियो 247, जिस पर मैं पोर्टफोलियो रिव्यू किया करती थी। जो भी चैनल पर नए हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि पोर्टफोलियो 247 को भी सब्सक्राइब करें एंड जो भी पुराने मेंबर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को भी बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट दिया है उन सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पोर्टफोलियो 247 को भी जरूर ही सब्सक्राइब करें एंड उस पर अपडेट अब लगातार मिलती रहेगी। जो बीच में मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं दिया है ना, वो पोर्टफोलियो 247 पर वीडियो में दे रही हूँ, तो उसको जरूर ही विजिट कीजिए, उसको भी अपना सपोर्ट प्लीज 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 दिखाइए ताकि इस चैनल पर आगे कुछ भी प्रॉब्लम होती है वहां पर मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। आज टाटा मोटर्स में जो है 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है, उसके बारे में हम जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं टाटा मोटर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूंगी, जिससे कि इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में जानेंगे एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एंड इस बार का जो गिरावट है या फिर अगर आपको पता भी है कि गिरावट क्यों आ रही है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी पायोनियर कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। 125 प्लस कंट्रीज के साथ ये कंपनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में ही प्रेजेंस रखती है। इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करूं तो 4 बिजनेस सेगमेंट में ही ये पहला कमर्शियल व्हीकल आता है, दूसरा पैसेंजर व्हीकल्स आता है, इसका पर्सनल सेगमेंट में ईवी आ जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड इसके बाद इसका मेन बिजनेस है JLR जगुआर लैंड रोवर, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन वहीं से होता है। यानी कि कंपनी के JLR बिजनेस पर अगर कुछ भी इंपैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स वो फेस करेगी। अगर वहां पर पॉजिटिव अपडेट्स आते हैं तो टाटा मोटर्स के लिए बेनिफिट है एंड अगर नेगेटिव अपडेट्स आते हैं तो वो इसके लिए कंसर्न है, इसका ध्यान दीजिए। एंड ग्लोबल फुटप्रिंट्स JLR बिजनेस से ही है क्योंकि ये लग्जरी व्हीकल्स लॉन्च करती है एंड इंडिया में मोस्टली रेवेन्यू जनरेशन इसका CV यानी कि कमर्शियल व्हीकल से होता है। ये क्लियर है। एंड हम पिछले 1 साल की अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से कंपनी कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी की कमर्शियल व्हीकल सेल्स काफी डाउन रही। डोमेस्टिक लेवल पर इसके सेल्स वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली, जिसके कुछ मेन रीजंस थे हैवी रेनफॉल, रिड्यूस माइनिंग एक्टिविटीज, इसके साथ ही स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू में हैवी डिक्लाइन देखने को मिला। ये वहीं से स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपको बता दूं कि कंपनी के ईवी सेल्स में काफी डिक्लाइन देखने को मिली। ईवी सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपनी ने जो है एग्रेसिवली डिस्काउंट दे दिया। कंपनी ने कंबंशन इंजन वाले जो भी इनके व्हीकल्स थे उसमें 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे दिया एंड ईवी व्हीकल्स के लिए 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे दिया, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर काफी इंपैक्ट पड़ा। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, तब तक हमें और रिपोर्ट्स मिली एंड कंपनी का जो Q2 रिजल्ट्स आया था उसमें कंपनी का जो JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस था वहां पर भी स्लो डाउन देखने को मिला। 1% से उसका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, लेकिन कंपनी ने 10% एक्सपेंसेस बढ़ा दिए उसको प्रमोट करने के लिए। ध्यान दीजिए, कंपनी क्या प्रॉफिट से ज्यादा उसने एक्सपेंसेस किए हैं यानी कि खर्च किया है इनके प्रमोशंस में, जिस वजह से इसके प्रॉफिट पर और ज्यादा असर एंड डिक्लाइन देखने को मिला। इतना ही नहीं, ये सारी चीजें अभी चल रही थी तब तक इंपोर्ट ड्यूटीज, कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, इसके साथ ही कॉस्ट प्राइसेस बढ़ना, इन सब की वजह से जो है टाटा मोटर्स ने अपने सेल्स प्राइसेस बढ़ा दिए, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इसके सेल्स पर देखने को मिला एंड ऑब्वियसली रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही डिक्लाइन देखने को मिला। ये सारी चीजें चल रही थी तब तक मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने लग गए एंड इसके बाद कुछ एनालिस्ट ने जो है डाउनग्रेड रेटिंग्स देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल UBS मार्केट सेंटिमेंट देखते हुए इन्होंने डाउनग्रेड स्टार्ट कर दिया, जिससे FIIs के साथ साथ जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके भी आउटफ्लोस होने लग गए एंड प्राइस में काफी फॉलिंग देखने को मिली। अब पिछले 1 साल से ये सारी चीजें चल ही रही थी कि रिसेंटली Q3 अर्निंग्स आई एंड आपको बता दूं कि अभी मैं एक एग्जैक्टली सेंटिमेंट में बताऊं तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के, ध्यान से सुनिए, ये अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट्स एग्जैक्टली मैच कर गई है एंड उसको सुनकर आप चले जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। पिछले साल के, इस साल का नहीं, इस पूरे क्वार्टर का नहीं हो रहा है, इस साल के पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन किया गया है। जो पिछले साल का Q3 था उसके कंपैरिजन में 22% का फॉल इसके प्रॉफिट में देखने को मिला है, लेकिन वहीं पर कंपनी का रेवेन्यू 2.7% से जंप हुआ है
एबिटा 15% से डिक्लाइन देखने को मिला है, वहीं पर मार्जिन ड्रॉप हुए हैं 240 बेसिस पॉइंट से एंड ये 11.5% रह गए हैं 13.91% से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि बताया कि JLR बिजनेस का असर ज्यादा रहता है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर JLR का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है। JLR के रेवेन्यू में 1.5% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन JLR का क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी कुछ मिले जुले रहे हैं। इसका एबिटा 200 बेसिस पॉइंट से फॉल हुआ है, एबिट 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर चीजें कहीं ज्यादा बेकार रही हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि रिपोर्ट्स इतने भी पुअर नहीं रहे हैं। कंपनी के जो 4 सेगमेंट्स मैंने बताया है, CV कमर्शियल व्हीकल्स, इसके बाद PV पैसेंजर व्हीकल्स, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इसके बाद लग्जरी व्हीकल्स में आ जाता है JLR। ठीक है, इसके 4 सेगमेंट्स है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में मैं अगर आपको समझाऊं तो कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल्स के रेवेन्यू में 8.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि डोमेस्टिक इंपैक्ट है। लेकिन वहीं पर एबिटा जो है इंप्रूव हुआ है 30 बेसिस पॉइंट से, एंड ऐसा इसलिए हुआ है मटेरियल कॉस्ट की बचत हुई है एंड कंपनी को इसके कमर्शियल व्हीकल्स को PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिला है। वहीं पर पैसेंजर व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू में 4.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन वहीं पर एबिटा 130 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है एंड ये भी इंसेंटिव्स मिलने की वजह से एंड इसके साथ ही कॉस्ट में बचत की वजह से हुआ है। यानी कि ओवरऑल रेवेन्यू में डिक्लाइन भले ही है, लेकिन इसकी कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स में प्रॉफिट में तेजी, यानी कि ये क्वार्टर बाकी के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बेटर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को PLI स्कीम का बेनिफिट मिला है एंड इसके साथ ही कॉस्ट लागत जो है कम लगी है। इसके साथ ही इसके पर्सनल सेगमेंट्स EV की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ EV का जो सेल्स है वो 19% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी बेटर इंडिकेशंस है। बेहतर सेल्स ग्रोथ वॉल्यूम्स की वजह से कंपनी का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का फ्री कैश फ्लो है वो 4700 करोड़ रहा है एंड ये भी पॉजिटिव है। फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ है, इसके साथ ही कंपनी का जो डोमेस्टिक डेट है ये भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इंप्रूवमेंट पहले से कहीं बेटर देखने को मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि जो पिछले काफी टाइम से चीजें ये चैलेंजेस फेस कर रही थी, उसमें तो इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट बेटर आई है। कंपैरिजन बस पिछले बार से किया जा रहा है कि अलग अलग सेगमेंट को समझेंगे तब जाके समझ आएगा कि इतनी भी बेकार परफॉर्मेंस नहीं रही है। अब इसके मैं फ्यूचर प्लान्स की बात करूं जिससे कि ये डिसीजन मेकिंग रहेगा, तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है एंड जब इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल हो जाएंगे तो कंपनी के डिमांड्स एंड सेल्स में वॉल्यूम्स ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और मेन पॉइंट्स बताती हूँ कि कंपनी में जो है टाटा मोटर्स में और भी मेन रीजंस थे पिछले 1 साल से इसके डाउनफॉल के, वो ये था कि कंपनी या फिर इस इंडस्ट्री इस सेक्टर में जो है कॉम्पिटिशंस काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कंपनीज भी EV के लिए काफी बेटर कॉम्पिटिशंस दे रही हैं, जिसका असर टाटा मोटर्स पर ऑब्वियसली देखने को मिला है। इसके अलावा बता दूं कि कंपनी ने अपना मार्केट शेयर भी गंवाया है। 73% मार्केट शेयर था टाटा मोटर्स का, जो घटकर 60% रह गया है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कंपनी खुद को पायोनियर बनाने के लिए, इंडस्ट्री में मोनोपोली यानी कि इंडस्ट्री लीडर बनाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसके बावजूद बता दूं कि कंपनी ने टारगेट रखा है कि 2030 तक अपने इस सेल्स को 12% से बढ़ाकर 30% करना है, जो कि EV के बढ़ते मार्केट से इसको बेनिफिट मिल सकता है एंड कई सारे PLI स्कीम का, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, सो इसके कमर्शियल व्हीकल्स को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है उस इन सेगमेंट्स में एंड इसके साथ ही इसका जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये भी काफी ऊपर उठ रहा है। इसके अलावा बता दूं कि कंपनी इस बढ़ते कंपटीशन में खुद को पायोनियर बनाने के लिए बैटरी सेगमेंट्स पर ध्यान दे रही है एंड खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। टाटा ग्रुप ने $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड उसके लिए यानी कि $1.5 बिलियन तक इन्वेस्ट करके बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने वाली है, जिसका प्रोडक्शन 2026 से स्टार्ट हो जाएगा एंड इससे कंपनी को, टाटा मोटर्स को लिथियम आयन बैटरी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा एंड हम सभी जानते हैं कि EV ग्रोथ के लिए, EV फ्यूचर के लिए, EV सेगमेंट के लिए लिथियम आयन बैटरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि टाटा मोटर्स का खुद का एक इकोसिस्टम होगा। ऑब्वियसली टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है एंड ऐसे बहुत सारे लॉन्चेस आगे टाटा मोटर्स करने वाली है। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है टाटा मोटर्स से रिलेटेड आपके लिए नीडफुल, हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल होगा। सो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड पोर्टफोलियो 247 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।